यहाँ पे टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए, उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए एक लॉ को बनाया गया जिसको कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहा जाता है इसको? जीरोथ लॉ। अब पहली बात, इसको जीरोथ लॉ नाम आखिर क्यों पड़ा? इसको अगर पहला ये लॉ है तो इसको कहना चाहिए क्या? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहना चाहिए, लेकिन जीरोथ लॉ क्यों कहा गया? रीजन ये था कि ये लॉ ना फर्स्ट लॉ के बाद आया था। तो फिर बोलेंगे सर जी अगर फर्स्ट लॉ के बाद आ रहा है तो आपको सेकंड लॉ बोलना चाहिए था, तो इसको फिर फर्स्ट लॉ क्यों कहा गया, जीरोथ लॉ क्यों कहा गया? क्योंकि बात ये था कि आया तो था फर्स्ट लॉ के बाद, लेकिन ये बहुत ही बेसिक था, ये टेम्परेचर के बारे में बता रहा था, तो इसीलिए इसको पढ़ना था पहले, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? जीरोथ लॉ। अब कैसे क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो होता क्या है मेरा, पहले समझो मेरी बात। अगर आप अभी तक आप लोग फर्स्ट लॉ नहीं पढ़े हो, मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर फर्स्ट लॉ क्या बताता है। फर्स्ट लॉ मेरा बताता कंजर्वेशन एनर्जी के बारे में, यानी कि जो भी हम लोग हीट देते हैं, हीट दे के वो मेरा वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है ना। फॉर अ सिस्टम साइकिल बात करेंगे तो यहाँ पे डी भी आता है, इंटरनल एनर्जी भी आता है, यानी कुल मिला के हीट देते हैं और हीट से हम लोग क्या करते हैं? वर्क डन करते हैं। हीट से हम लोग क्या करते हैं? वर्क डन करते हैं। जैसे कि बाइक आप चलाते हो, आपने पेट्रोल या डीजल डालते हो, डीजल क्या होता है, ये पेट्रोल क्या होता है, अंदर में जलता है, कंबसन होता है, तभी ना धुआं निकलता है जलने के बाद, है ना। साइलेंसर रहता है, उससे हीट मेरा हॉट गैसेस निकलता है क्योंकि जल रहा है, अंदर में गर्म हो जाता है, इसीलिए इंजन गर्म हो जाता है, तो वहाँ हीट यूज किया जाता है। उस केमिकल फ्यूल, जो केमिकल आपका एनर्जी होता है, फ्यूल के अंदर का केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी से क्या करा जाता है? हीट एनर्जी से वो आपका पिस्टन सिलेंडर मूवमेंट होता है, क्रैंक घूमता है, जिसके वजह से आपका बाइक का व्हील घूमता है और आपका इंजन चल पड़ता है। तो वहां से आपने क्या करा? वर्क डन करा, तो हीट से ही वर्क डन हम लोग किए। तो वो ही बताता है कि हीट से वर्क डन कर सकते हैं, यानी कि और यहाँ पे जो भी आप हीट दिए, हीट अगर आप 10 जूल का देंगे तो 10 जूल ही वर्क डन करेगा। हाँ इंटरनल एनर्जी है तो 8 मान लो, क्या 2 लॉस हो गया तो 2 + 8, लेकिन हाँ 10 अगर दिए तो 10 ही होगा, ठीक है, कुल मिला के। तो वो क्या बताता है? हीट को बताता है कि कैसे कन्वर्जन करते हैं वर्क वगैरह में, कितना करते हैं, डायरेक्शन के बारे में फिर सेकंड लॉ बताता है कि आखिर यहाँ जो हम लोग हीट दिए, जैसे मैंने कहा ना कि अगर यहाँ पे 10 जूल दिए हैं तो हो सकता है कि वो वर्क डन किया 8 का, दो जूल जो है वो बर्बादी हो जाता है, जिसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। अब बोले सर बर्बाद क्यों होता है? इंजन गर्म तो हो रहा ना, तो हीट तो बर्बाद हो गया गर्म होके, उसका यूज होना चाहिए वर्क डन करवाने में, लेकिन हीट गर्म हो गया, आपको गर्मी लग रहा है, साइलेंसर गर्म हो रहा, तो वो हीट का ही तो यूटिलाइज बर्बादी हो रहा ना, कुछ आपका ठंडा हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपका बर्बादी भी होता है, कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं करते। तो ये कितना होगा कितना नहीं, सेकंड लॉ फिर बताता है, जो सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ सिर्फ ये बताता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, हीट से वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वक्त खाली बताता है। लेकिन यहाँ तो और देखो हीट का ट्रांसफर क्यों कब होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मैं आपको बताया था कि हीट जो होता है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी होता है, और ये कब मेरा ट्रेवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। कोई एक कोल्ड बॉडी होगा, है ना, और कोई आपका एक हॉट बॉडी होगा, तो हॉट से कोल्ड की ओर मेरा क्या जाएगा? हीट ट्रेवल करेगा। क्यों बोले तो हीट है, क्यों बोले तो हीट है। कब? जब मेरा T1 और T2 रहेगा और T1 इज ग्रेटर देन T2 रहेगा, हॉट ज्यादा गर्मी, तब जाके हीट का ट्रेवल होगा। तो हीट का ट्रेवल कब होगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। पहले टेम्परेचर तो पता कर लो, तो ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। मेरा जीरोथ लॉ किसके बारे में बताता है? टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर पहले डिफरेंस होगा तब तो मेरा हीट ट्रेवल करेगा, तब तो मेरा हीट मेरा जो है ना वर्क डन में कन्वर्ट करेगा ना, ठीक है। du + ΔW जो लिखते हैं, जो आगे चलकर समझ आपको आएगा। तो यानी क्या समझ आया कि ये जो है ना फर्स्ट लॉ के बाद में तो डिस्कवर हुआ था, लेकिन तब तक फर्स्ट लॉ तो डिस्कवर कर दिया गया था। अब सेकंड लॉ तो देंगे नहीं क्योंकि सेकंड लॉ उसके बाद बना था, तो चूंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, सेकंड लॉ बोल सकते थे, लेकिन ये फर्स्ट लॉ से पहले पढ़ने वाला चीज हो जाता, पहले पढ़ने वाला चीज हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग जीरोथ लॉ बोल देंगे कि भाई फर्स्ट लॉ तो दे दिया नाम, और सेकंड लॉ पढ़ना नहीं, क्योंकि फर्स्ट के बाद ही सेकंड लॉ पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ना होता तो जीरोथ लॉ बोल दिया गया। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, और देखो जो हम लोग पढ़े हैं उसी के बेसिस में लॉ बनाया गया है। अलग अलग तरह का हम लोग इक्विलिब्रियम देखे थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम अ लॉ इंट्रोड्यूस विच गिव्स आफ्टर द फर्स्ट लॉ। देखो कहा गया ना, ये कब दिया गया? आफ्टर द फर्स्ट लॉ दिया गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट नीड टू स्टडी बिफोर इट। मैं आपको समझाया कैसे, है ना, इसको पढ़ना पड़ता है फर्स्ट लॉ से पहले। दैट्स वाई इसका नाम पड़ा मेरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पड़ा नाम इसका? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात करते हैं कि आखिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या। ये तो समझ गए कि सर मेरा बोलेगा टेम्परेचर के बारे में। ये किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। मैंने कहा ना पहले टेम्परेचर पता चलेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तब तो हीट ट्रेवल करेगा, तब तो हीट से वर्क में मिलेगा। अगर मेरा टेम्परेचर सेम रहा T1 = T2 तो हीट ट्रेवल करेगा ही नहीं, तो कैसे मेरा हीट से वर्क डन करोगे? आप कर ही नहीं सकते। टेम्परेचर डिफरेंस तो करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पहले आपको, इक्विलिब्रियम तो करना पड़ेगा ना कि भाई कौन ज्यादा कम बेसी है। तो ये कौन कॉन्सेप्ट देता है? मेरा यही देता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बेसिस पे। अब ये क्या बोलता है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? ये बोलता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट लाए बिना ही
दो बॉडी को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। अगर दो बॉडी थर्मल फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली बताओ, जैसे मान लो जैसे होता नहीं है मूवी वगैरह में देखते हो आपको किसी को एकदम मान लो बर्फ जम गया है ना, तो उसको ऐसे क्या बोले गले मिला लो है ना, तो गले मिला दो, आपका हेट उसमें चल गया तो उसको ठंड गर्मी लगने लगेगा, राइट। या फिर बोल सकते हो कि कोई आग के पास गया है, कोई आग के पास गया है, आग के पास कोई इंसान खड़ा है, उसको ठंडा लग रहा है, तो हीट ट्रेवल किया तो उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट पे आता है, तब तो जाके हीट अच्छी तरह से ट्रेवल करता है, वैसे कन्वेक्शन के भी थ्रू होता है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि दो बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो बॉडी को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट लाए बिना। तो आप बोलेंगे सर ये गर्म है, ये गर्म, मीडियम हीट करेगा, उतना भी हीट नहीं देंगे, उतना भी गर्म नहीं कि मीडियम को भी हीट कर दे, एयर को भी गर्म कर दे, इतना गर्म नहीं हो रहा, फिर भी इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। ये कैसे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ जीरोथ लॉ किया जाता है। अब इसमें किया कैसे किया जाता है ये समझना, ये मैं एक खाली पेज लेता हूं, जैसे यहाँ समझना। मान लो एक कोई बॉडी ए है और बॉडी मेरा बी है, ठीक है, ए एंड बी है। अब ए एंड बी को मुझे थर्मल इक्विलिब्रियम में लाना है, मतलब कि जितना ए का टेम्परेचर है, ये मान लो इसका टेम्परेचर टी ए है ना, और इसका टेम्परेचर टी बी है, तो दोनों का टेम्परेचर अभी अलग अलग है, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे करना है टी ए इक्वल टू टी बी। अब ये कैसे करेंगे, दोनों को इक्विलिब्रियम कैसे लाएंगे, तो करते क्या है, एक थर्ड सिस्टम हम लोग लेते हैं, थर्ड सिस्टम लेते हैं जिसको कहा जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सी, यानी कि इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो टीसी रहेगा मान लो, तो इसको कहा जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है टेम्परेचर का, मतलब जैसे होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लड़का हूँ या सेंसिटिव लड़की है, उसको कुछ बोलना नहीं तो रो देगी, है ना, या फिर किसी को गुस्सा आता है, बहुत सारे इंसान को थोड़ा बोल दे रहे उसको कुछ मत बोलना, बहुत ज़्यादा फायर हो जाता है ना, सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसी तरह के क्या होता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब टेम्परेचर थोड़ा आया तो चेंज हो जाता है, अपना बिहेवियर को चेंज कर लेता है। तो इसमें होता क्या, पहले सी जो है ना, देखो ए भी आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, लेकिन हाँ ए और सी तो फिजिकल कॉन्टैक्ट में है ना, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, तो अगर मान लो ये टी है इसका टेम्परेचर, इसका टी सी है, तो इसका टी है इसका टी सी है, तो मान लेते किसी का ज़्यादा है, मान लो टी ए का ज़्यादा टेम्परेचर है, टी ए का ज़्यादा टेम्परेचर है और टी सी का कम टेम्परेचर है, तो हीट का ट्रेवल किधर करेगा, हाईयर से लोअर की ओर जाएगा। हीट का टेम्परेचर बात करेंगे तो मेरा टी ए से लेकर टी सी की ओर आएगा, और कब तक आएगा, जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम में ना हो, ये जब तक आते रहेगा जब तक कि मेरा टी ए इज इक्वल टू मेरा टी सी ना हो जाए। तो जैसे टी इक्वल टू टी सी हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्या सी को टच किया गया बी के साथ, बी का भी टेम्परेचर अलग है और टीसी का अलग टेम्परेचर है, तो फिर मान लो यहाँ पे हाईयर टेम्परेचर कौन हो जाएगा, मान लो टीसी, क्योंकि ये टीसी के साथ इधर हीट दिया टी है, क्योंकि अभी हाई टेम्परेचर मेरा टी ए था, ये हाई था, लेकिन हाई से इक्विलिब्रियम हो गया तो ये ज्यादा हो गया, मान सपोज करो, तो इसके पास ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, ये तब तक मेरा हीट ट्रेवल करते रहेगा, मान लो इसको देते रहेगा टीबी को, जब तक इसके बराबर नहीं है, यानी कि टीबी इक्वल टू टीसी ना हो जाए। तो जैसे मेरा टीवी इक्वल टू टीसी हो गया और टी इक्वल टू टीसी हो गया, तो ऑटोमेटिक मेरा ए और बी बराबर हो गया, क्योंकि मान लो ये बराबर किया था, मान लो ये मेरा हो गया था टीसी इक्वल टू 50, तो टी ए भी हो गया था 50, और जब यहाँ पे आया था तो ये मान लो मेरा फिर ये भी इक्विलिब्रियम दोनों में सेम हो, तब तक मेरा हीट ट्रेवल कर दिया गया, हीट ट्रेवल करते रहे जब तक कि दोनों सेम ना हो जाए, ये भी 50 हो गया क्योंकि टीसी तो 50 था ही, तो ये 50 हो तब जाके मेरा बैलेंस हुआ। तो कुल मिलाकर देखो ऑटोमेटिक ये भी 50 से 50 में आ गया, 50 में आ गया, समझ आया। यानी क्या करा जाता है, एक सिस्टम ए रहता है, दूसरा सिस्टम बी रहता है, तीसरा सिस्टम सी रहता है, तो ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है, बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ए और सी दोनों को फिजिकल कांटेक्ट लाए बिना ही थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सी सिस्टम था ये मेरा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी था, जो कि टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाता है, जिसको कहा जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। देखो टेम्परेचर विच सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, सेंसिटिव मतलब कि ये रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है विद चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि थर्मोमीटर, आपको बुखार होता था, मुंह में डालते हो ना थर्मोमीटर, जिसमें अंदर रहता है मर्क्यूरी, तो वो क्या रहता है, वो बेसिकली थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उसमें क्या है, अगर बोलेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, मर्क्यूरी एक्सपेंड कर जाता है। ये आप लोग देखेंगे ना, अगर मैं थर्मोमेट्रिक आपको देखा, थर्मोमीटर कुछ ऐसा रहता है, थर्मोमीटर इस तरह से रहता है ना, इस तरह से थर्मोमीटर रहता है, और यहाँ नीचे में रहता है कुछ मर्क्यूरी रहता है, नीचे में क्या रहता है, मर्क्यूरी भरा रहता है, यहाँ रहता है आपका मर्क्यूरी। जैसे आप डालते हो है ना, आपके यहाँ पे डालते हो है ना, या फिर आप मुंह में डालते हो या कहीं भी टच करते हो, तो जैसे हीट उसको मिलता है ना, वो थर्मोमीटर जो होता है, मर्क्यूरी जो रहता है वो एक्सपेंड करके ऊपर चलने लगता है,
और यहाँ पे रीडिंग रहता डिग्री सेल्सियस में रहता मान लो, या फ़ारेनहाइट में रहता, तो आप मेजर कर लेते हो कि 98 के आसपास है या 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अच्छा है। उससे ज़्यादा हो गया क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, यानी सॉरी बॉडी टेम्परेचर, उससे ज़्यादा हो गया तो मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 38 है 39 है, तो समझ जाते हैं कि हाँ सर यहाँ मेरा क्या है, हमको हुआ है बुखार, या नहीं है तो नहीं है। तो यहाँ चेंज क्या किया, चेंज किया मेरा वॉल्यूम, किसके चेंज होने से, टेम्परेचर के चेंज होने से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा। तो यानी कि मेरा थर्मोमीटर जो है, ये मेरा क्या थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमीटर एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहां पे अगर बोले कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी माने कौन प्रॉपर्टी, आपको पता प्रॉपर्टी में आपको पढ़ा चुका हूं, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, ये सभी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी डिवाइस है ये थर्मोमीटर, इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसके चेंज होने से, टेम्परेचर के चेंज होने से। क्योंकि टेम्परेचर मेन यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो बात करें अभी हम लोग पूरा का पूरा जीरोथ लॉ का, ये जीरोथ लॉ किसके बारे में बताता, टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कर रहा है ना। तो टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो यहाँ पे वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाता है। समझ आया, इस तरह से मेरा काम करता है। चलिए तो नाउ अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, जीरोथ लॉ क्या कहता है। जीरोथ लॉ का डेफिनेशन देखो यहाँ पे कहा गया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ स्टेट दैट, अच्छा ये लिख दिया गया, इसके बाद यहाँ नीचे से लिख दिया गया कि लॉ स्टेट दैट टू सिस्टम कैन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट, उसको कांटेक्ट लाए बिना ही थर्मल इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। और ये होता कैसे है, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ थर्ड सिस्टम, तीसरा सिस्टम, विच कैन बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बोथ, जो दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाता है। ये हो गया पहला डेफिनेशन। जैसे ए और टी इक्वल टू टी सी हो गया, टी वी इक्वल टू टी सी हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टी ए इक्वल टू टी वी हो गया। ये पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिख दिया टी इक्वल टू टी सी, टी वी इक्वल टू टी सी, तो ऑटोमेटिक टी इक्वल टू टी वी हो गया। अच्छा ये तो पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या कहा जाता है कि if there is a three system and first system is thermal equilibrium with the third and second system is thermal equilibrium with third, then automatically first and second system are in thermal equilibrium, then the law is called zeroth law of thermodynamics, which gives the idea of temperature, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में बताता है कि कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है। और इससे आप मेजर भी कर सकते हो, इससे आप मेजर कर सकते हो। आपने क्या करा, मान लो यहाँ पे ए कोई चीज़ था, मान लो यहाँ पर पानी है ना, ये वाटर है, क्या मेरा वाटर है, ये पहला कोई वाटर है, यहाँ कोई है दूसरा सॉल्यूशन है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। आप कोई थर्मोमीटर को लिए, थर्मोमीटर जिससे आप मेजर करते हो अपना बुखार टेम्परेचर, तो आपने थर्मोमीटर को पहले डाल दिया वाटर में, तो चेक हो गया कि इतना डिग्री सेल्सियस है। फिर हम जाके किए बी में चेक किए, समझा थर्मोमीटर प्रॉपर्टी कैसे काम करता है, समझो थर्मोमेट्रिक डिवाइस। तो थर्मोमेट्रिक डिवाइस को लिए क्योंकि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा, टेम्परेचर वहां पे चेंज हो रहा तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा। तो ये वॉल्यूम चेंज हो गया, मर्क्यूरी बढ़ गया और रीडिंग दिखाने लगा कि मान लो ये मेरा 50 डिग्री सेल्सियस। फिर से जीरो किए थर्मोमीटर को, फिर से डाल दिए इस वाले सॉल्यूशन पे, ये भी गर्म है, इसमें देखे तो पता चले यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बैलेंस करना है, दोनों को सामने ना बिना बैलेंस करना है। तो बोलेंगे काम करो, इसको ठंडा करो, थोड़ा ठंडा होने दो, तो इसको जल्दी ठंडा किए या पानी डाल दिए, जैसे भी किए। तो जैसे 50 आ गया तो बोले हाँ अब हो गया, तो ये दोनों टी ए भी 50 है मेरा और टी भी 50 है। तो कॉन्टेक्ट लाई बिना ही विद द हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक एक डिवाइस के थ्रू हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम ले आए। तो ये कहलाता है मेरा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। बिना कॉन्टेक्ट लाए बिना थर्मल इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। समझ आ गया यहाँ पे, बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए अगर आप इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अच्छा, यहां से मुझे क्या आइडिया मिला, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर मेजरमेंट करने का आइडिया मुझे मिला, है ना। वी गेट एन आइडिया ऑफ टेम्परेचर मेजर, ये वीवीआई है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द आइडिया ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट।